खुदा यसु मसीह के जिंदा जलाली पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम में आप सबों के साथ खुदा बहुत बरकत दे और इसी तरह से मेरे साथ निकालें। कलामी अक़दस की वर्ड्स हम लेंगे, यकूब और उसका 2 बाब और उसकी 19 से 20 आयत हम पढ़ेंगे। 19वीं आयत हम पढ़ेंगे। बहुत प्यारी ये खूबसूरत नसीहत की गई है। आए मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो। खुदा का पाकलाम पढ़ा और सुना जाना आप सबों के लिए बरकत का बायस ठहरे। बहुत ही खूबसूरत वर्स है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जुबान की वजह से कई दफा दुख उठाते हैं और इसी तरह से कुछ लोग सुनने में और कुछ लोग तेज बोलने और तेज सुनने में। तो ये चीजें हैं, बड़ी खूबसूरत नसीहत है। तो इसको आपने याद रखना है कि किस तरह से खुदा खुश है कि हम हर एक बात में उसकी मर्जी को पूरा करें। कई दफा से हम खुद जो है जज बन जाते हैं, खुद हर एक बात को सॉल्व करना चाहते हैं कि हर एक चीज जो है हम खुद कर सकते हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो, कि हर एक चीज को एडजस्ट करना है कहाँ पर किस तरह से। तो इसके लिए हमारा तरबियत का होना बहुत जरूरी है कि किस तरह से आपने सीखना है। कलाम अक़दस की तालीम को भी लेना है, दुनियावी तालीम को भी लेना है। तो इसी तरह से नाज़रीन, जिस तरह मैं आपकी मुलाकात हमेशा गेस्ट के साथ करवाती हूँ, जिससे आप मोटिवेटेड होते हैं, आप सीखते हैं। हमेशा एजुकेशन पे हम अक्सर बातचीत करते हैं, हम अच्छे प्रोफेशन पर बात करते हैं कि कौन कौन सा शोबा है जो कि आप लोगों के लिए तरक्की, बेहतरी, सरफराजी लेकर आ सकता है। न्यास बहुत सारे बच्चे पढ़ लिख कर घरों पे जब बैठे होते हैं तो उनके पास ये आइडियाज नहीं होते कि हम अभी क्या करें, कौन सा जो है हम इस तरह का काम कर सकते हैं कि जिससे हमारे हालात बदल सकते हैं, हमारा जो माइंड सेटअप है वो चेंज हो सकता है और हम अच्छे शहरी भी बन सकते हैं। हम अपने खानदान का नाम रोशन कर सकते हैं, हम अपने मजहब को ऊंचा और सरबुलंद कर सकते हैं। जस्ट अपनी जिंदगी से, अपने नाम को पहचान कर नहीं, बल्कि अपने खुदावंद यीशु मसीह को ऑनर और इज्जत देकर। खुदा आज के इस छोटे से ख्याल के वसीला से, कलाम अक़दस के वसीला से आप सबको बहुत बरकत दें। आए मैं आपकी मुलाकात गेस्ट के साथ करवाती हूँ। जी तो नाज़रीन, आज मेरे साथ लॉयर मौजूद हैं, ब्रदर सुलेमान मार्टिन सोहत्रा साहब मौजूद हैं। ये एज अ लॉयर अपनी खिदमत को सार अंजाम दे रहे हैं। जी ब्रदर, आपको वेलकम, खुश आमदीद कहती हूँ सांगलाइल के शो में। खुदा बहुत बरकत दे। सबसे पहले हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि आपने लॉयर को के शोभा को, इस प्रोफेशन को क्यों चूज किया? मैं बचपन से ही ना इस प्रोफेशन को ना आइडियल लेके चलता था, क्योंकि मेरे दादाजान चाहते थे कि मैं ना लॉयर बनूं। और उन्होंने शुरू से मेरी ग्रूमिंग इस तरह से की कि मुझे उन्होंने बताया कि बेटा ये कानून है, ये लोगों के साथ नाइंसाफियां होती हैं। ज़्यादातर हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ जो नाइंसाफियां होती हैं, हमें फोर्स कन्वर्जन की जाती है, हमारी हमारी बेटियों के साथ नाइंसाफियां की जाती हैं। हम मतलब हम जितना मर्जी पढ़ लिख जाएं या कोई भी हम शोबे में जाएं, कुछ ना कुछ हमारे साथ वो रंजिश की जाती है। तो आप इन नाइंसाफियों को, इन रंजिशों को दूर करने के लिए मैंने लॉ का प्रोफेशन चूज किया, ताकि मैं गरीब अपने जो बहन भाई हैं क्रिश्चियनिटी में, उनकी मदद कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा सुलेमान ने जवाब दिया है कि हमारा एम इरादा ये था कि हम अपना फर्ज अदा करें कि कुछ अच्छा करें लोगों के लिए। हमेशा अच्छाई के लिए उन्होंने अपने आप को आगे किया। और इसी तरह से फैमिली के बारे में भी बताएं, और वकील होने का कितना खानदान में आपका नंबर है? मैं अपने खानदान में दूसरा लॉयर हूँ। पहले मेरे चाचू जान है, सुल्तान सोहतरा, सॉरी। तो वो फर्स्ट लॉयर थे, उसके बाद मैं लॉयर बना हूँ। तो फैमिली में इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है। मतलब आपकी एक ये बहुत इंडिपेंडेंट सा शोबा है। ठीक है, आप अपनी मर्जी के साथ अपना फील्ड चूज कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी के साथ अपने लॉ में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत से ब्रांचेज हैं लॉ की आगे, एलएलबी के बाद। और कितने अब तक केस लड़े हैं आपने? मैं अब तक अपने सीनियर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा केसेस में पेश हो चुका हूँ, ज़्यादा क्रिमिनल केसेस, फैमिली केसेस में। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक सीनियर्स के साथ। तो बस आइंदा भी अल्लाह हाँ, चलता रहेगा। गुड। और किस इस तरह से कहा जाता है कि जो सीनियर्स लॉयर हैं वो जूनियर्स को इतनी जो है अहमियत नहीं देते। तो क्या कहना चाहेंगे, आपका ज्यादा तजुर्बा है इस चीज का? देखें, कुछ बात सीनियर्स होते हैं जो अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से ग्रूम करना चाहते हैं,
जो चाहते हैं कि बच्चे आगे जाके हमारा नाम रोशन करेंगे या कि इस पहचान से पहचाने जाएंगे कि फलां मेरा शागिर्द है। लेकिन बाद सीनियर्स जूनियर्स को एज अ क्लर्क यूज करते हैं, वो आपको बैग कैरी करवा के बस पीछे पीछे रहते हैं, ना आपको कभी आपका वकालतनामा अदालत में जाने देते हैं। उनका कोशिश होती है कि आप बस उनके ओबीडियंट रहें, उनके ताबे रहें और आगे ग्रूम ना कर सके। वो आपको डिपेंडेंट रखना चाहते हैं, आपको इंडिपेंडेंट नहीं करना चाहते। बिल्कुल। और अक्सर यही चीजें हैं कि जो सीनियर्स हैं वो जूनियर्स को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जी। उनको मैं भी देखती हूँ जब कभी, तो वो पीछे पीछे उनके जो जाते हैं कि जैसे उनकी तालीम उनसे कम है। लेकिन ये ठीक है, लेकिन फिर भी ये तो काम किसी और इंसान का है, बैग उठाना या किस तरह से इस्तेमाल करना, तो फिर कैसे ये सारा चलेगा। अच्छा, यंग लॉयर के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि केस को ज्यादा से ज्यादा स्टडी करे, उसको तजर्बा हो, ज्यादा बोलने का एक्सपीरियंस हो। मैम देखिए, जब आप केस को स्टडी करते हैं ना, क्योंकि हर महीना के लिहाज से वीकली जर्नल आते हैं, मंथली जर्नल्स आते हैं, ईयरली जर्नल्स आते हैं, तो उनमें आपको केस के फैक्ट्स पता चलते हैं। और जितना आपके पास नॉलेज होगा, जितना आप नॉलेज गेन कर सकेंगे, उसी तरह आप बेटर परफॉर्म कर सकेंगे, क्योंकि जितना आप लर्न करेंगे उसी तरीके से आप उसको आगे परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल। तो एक स्टूडेंट को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा केस लॉ स्टडी करे। हाँ, इसी तरह से कि यानी कि ड्राफ्टिंग का या बोलने का तरीका उसको बेहतर बनाना, बेहतर। ताकि वो अपने प्रोफेशन को इजी बनाए। जी। क्योंकि वहां पर ये चीजें चलती हैं कि जब आप वहां पर देख रहे होते हैं कि जो ज्यादा अच्छा बोलता है वो जीत जाता है। मैम होता ही है कि आप अपने लोअर कोर्ट्स में तो परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जब आप अपने हाई कोर्ट लेवल पे जाते हैं तो तब आपको अपने फैक्ट पे, अपनी ग्राउंड पे बात करनी पड़ती है, और वो सारी चीजें आपको इन्हीं किताबों से मिलेंगी। अच्छा, जब पहली अपीयरेंस थी कोर्ट में तो कैसा एक्सपीरियंस था? हम कुछ अपने दिल में सोचा कि आज पहली पिटीशन है? हम अपने कॉलेज में मूट रोड कंपटीशन करते रहते थे, तो लेकिन उसमें और लाइव आपने जब एक जज के सामने पेश होना है तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो आप एक झिझक थी, एक नर्वस था थोड़ा सा मैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो झिझक और जाती रही, और अब तो खुदा का शुक्र है कि हर हर एक इंसान के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस जरा होता है ना, वो थोड़ा मुश्किल होता है, उसके बाद चीजें नॉर्मल होने लग जाती हैं। कोई रोल मॉडल है या कि किसी से एक्सपायरेशन हासिल की? मेरे जो इस लॉ की फील्ड में रोल मॉडल है वो इस्तेजाज हसन है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा वर्क किया है, ठीक है। आसमा जहांगीर हैं, तो ये क्रिश्चियन लॉयर में मेरे जो सर हैं वो लियाकत जॉन है, तो वो भी ह्यूमन राइट्स के लिए काफी काम करते हैं, ठीक है, क्रिश्चियंस के लिए। तो अक्सर ये जो जितने भी लॉयर्स हैं इनके बड़े वो होते हैं, रोले होते हैं, इनकी धक्कम फील होती है और कहा जाता है कि ये अपनी मनवा लेते हैं। देखिए मैम, ये प्रोफेशन है इस तरह का कि आप लोगों के राइट्स को डिफेंड करने के लिए वहां पे रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके वसीले से लोगों के राइट्स ही सेव ना हो या आपके जाती राइट्स पे अटैक किया जाए, तो फिर अपनी बात को, हक को मनवाने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ता है। तो खुदा का शुक्र है कि हमारे पेशे में यूनिट स्ट्रेंथ वाला फार्मूला चलता है, तो हम हर तरीके से अपनी बात मनवाना जानते हैं। जायज बात मनवाते हैं, हम नाजायज बात नहीं मनवाते। हाँ, कुछ जो लड़के हैं आउट ऑफ स्टेशन जाकर वहां पे स्टडी कर रहे होते हैं जी, तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ती है? मसलन के सांगला हिल में यहाँ पे इतनी जो है एजुकेशन उनको फ्राहम नहीं होती, तो वो लाहौर में चले जाते हैं या इस्लामाबाद में। वो उनको बेटर चाहिए, अगर तो वो उनकी फैमिली इनकम सोर्सेज अच्छे हैं तो वो उन पर डिपेंड करते हैं, लेकिन फिर भी उनको चाहिए कि कुछ ना कुछ पार्ट टाइम जॉब ले लें। अगर लॉयर की फील्ड में है तो वो किसी सीनियर के साथ लिटिगेशन करें, ठीक है, उसके लिए ड्राफ्टिंग का काम करें, तो वो कुछ स्टाइपेंड वगैरह इंटर्नी एज अ पे करते रहेंगे। हाँ, तो इसके साथ उनका अपना पॉकेट मनी चलो चलता रहेगा, लेकिन आउट ऑफ स्टेशन वर्क करने के लिए आपको काफी सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, ठीक है। आपको हॉस्टल लाइफ स्पेंड करनी पड़ती है, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल एक्सपीरियंस होता है। आपने अर्ली एजुकेशन को हासिल किया, फिर एलएलबी किया, जाहिर है इसमें मुश्किलात आई होंगी, कभी कोई फाइनेंशियल कोई ऐसी मुश्किल हुई हो जो शेयर कर सके? मेरे साथ में मुश्किल इतनी कोई खास पेश तो नहीं आई, से रूटीन में काम चलता रहा है, लेकिन बाद बच्चों के साथ होता है इस तरह के मामलात को भी। तो गवर्नमेंट को चाहिए या किसी ह्यूमन राइट्स के इदारे को चाहिए कि इनके लिए कोई एज अ स्कॉलरशिप फंड वगैरह स्टार्ट करें, ताकि बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं वो कम से कम अपनी तालीम हासिल करने के लिए, क्योंकि अब ये लॉ की फील्ड भी काफी कॉस्टली हो गई है, ठीक है। आम कॉलेजेस की फीस भी 2 लाख प्लस, तो कुछ ना कुछ मदद बच्चों की होनी चाहिए।
अच्छा, ये जो आपका फील्ड है, इसमें मुतालिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि एक हायर लेवल के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होती है। लेकिन आप जब वहाँ पे पिटीशन करते हैं, तो उसमें आप ज़्यादा इंग्लिश में या उर्दू ज़ुबान का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? मैम देखें, हमारी जो एलएलबी है ना, वो तकरीबन सारी इंग्लिश में है, और हम्म बुक्स भी इंग्लिश में है, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं वो हमारी इंग्लिश ही यूज़ कर रहे हैं आज तक ऑफिस में। हम्म लेकिन अगर किसी इंसान की उर्दू अच्छी है या उसको उर्दू की ज़ुबान पे गिरफ्त हासिल है, तो हम्म वो अपनी पिटीशन दायर करने के बाद जब वो एज अम्बासा करता है, तो उसको हम्म, चाहिए कि शाइस्तगा उर्दू में करे, ताकि हाँ। क्योंकि उर्दू की प्रोनाउंसिएशन में आपको आसानी होती है, जजेस भी समझने में हम्म, उसको जल्दी समझ सकते हैं, और जो दूसरे कानूनदान वहाँ बैठे हैं उनके लिए भी आसानी है। हाँ, बिल्कुल। कहा जाता है कि वकालत जो है वो उस्तादी शागिर्दी है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि हमेशा सीखना पड़ेगा? जी, एक जो लॉयर है ना, वो सारी जिंदगी सीखता है। अगर हम्म वो कहीं पे कह दे कि मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, तो इसका मतलब वो लॉयर नहीं रहा। ठीक है, हम्म क्योंकि ये सारी जिंदगी आप नए फैक्ट्स आते हैं, केस मुख्तलिफ नौइयत के केसेस आने हैं आपके पास। ये नहीं है कि एक ही सिलसिला चलता रहेगा। कुछ ना कुछ फैक्ट्स चेंज हो जाते हैं हर केस में। तो हम्म। आप सारी जिंदगी सीखते हैं, कभी किसी उस्ताद से, कभी किसी उस्ताद से। तो ऐसे ये ही। चीजें हैं कि आपको बहुत सारी मुश्किलात का हैंडल करना पड़ता है कि किस तरह से हम इन सारी चीजों को, लेकिन जैसे जैसे फिर आप केस को स्टडी करते हैं, उसकी समरी बनाते हैं, उसको सीखते हैं या किसी के साथ शेयर करते हैं, तो आपको आंसर भी मिलने शुरू हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि वकील नहीं बोलता, उसकी फीस बोलती है, तो क्या कहेंगे? मैम, ये आपकी लर्निंग की कॉस्ट होती है, हम्म क्योंकि आपके इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, और आप कोई भी इंसान है ना, फील्ड के अलावा, इस फील्ड के अलावा भी कोई डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है, तो वो अपनी काबिलियत के पैसे लेता है। बिल्कुल। ठीक है, उसने अपनी काबिलियत की फीस लेनी है, हम्म उसी लिहाज से वो केस की नोयत के लिहाज से फीस लेते हैं। बिल्कुल। और कहा जाता है कि वकील की सोच दूसरों से अलग होती है, ऐसा ही है? देखें, सोच का तो अब हमें नहीं पता दूसरे क्या सोचते हैं, लेकिन हम्म हम जब इस लॉ के फील्ड में आते हैं, तो हमें पता चलता है कि फैक्ट्स पे बात आपने किस तरह करनी है। आपने जो दूसरी एक पूरी लाइन है, उसके अंदर से जो मेन पॉइंट है उसको कैसे उठाना है, या आपने अगले से आप माइंड रीडर बन जाते हैं, आप साइकोलॉजिकली इंसान को समझने लग जाते हैं। तो बस इतना सा चेंज है, और ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। हाँ। अच्छा, एक और चीज है कि क्योंकि नाज़िर बहुत कुछ सीख रहे हैं, मोटिवेटेड हो रहे हैं, और इसी तरह से बताएं कि ये जो एज अ लॉयर आप बाहर काम करते हैं ज्यादा, और इस तरह से कभी घर में वकील बने और मामा ने कह दिया हो कि अब यहाँ पे वकालत नहीं चलेगी? ये तो 2-4 दफा हो चुका है। घर वाले तो हमेशा भी यही कहते हैं कि हम्म हमारे सामने वकील नहीं बनना। हाँ, तो ये वो एक आदत बन जाती है कि जिस तरह से जो खादम है वो हमेशा वही वाला रवैया रखता है, जो मास्टर है वो बच्चों को कह रहा होता है कि आप पढ़े, आप बैठ जाएं, आपने कब पढ़ना है, आप टाइम को वेस्ट कर रहे हो। तो इस तरह से ये चीजें जो है साथ साथ चलती हैं। अच्छा, अपने बारे में भी बताएं कि आपका दफ्तर कहाँ पे है, और पापा आपके खुश हैं कि बेटा भी कानूनदान है? जी, मेरा ऑफिस 68 मुजंग रोड लाहौर में है। हम्म तो क्योंकि मेरे दादा जान की ख्वाहिश थी कि वो मेरे ना वाले साहब को लॉयर बनाते, लेकिन वो नहीं बने। तो उसके बाद जब उनका इंटरेस्ट नहीं था इस फील्ड में, तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि बेटे आपने लॉयर बनना है। तो हम्म फिलहाल अभी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि मैं कानूनदान हूँ। हम्म तो मुझे भी बड़ी वो ज़ाती वो तौर पे खुशी है। दूसरे लोग कहते होंगे कि सारे कानून तो ये जानता है। हाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है ब्रदर। और इसी तरह से बताएं कि आपकी फैमिली के अंदर कौन कौन से मेंबर हैं, और इसी तरह से आपका आगे क्या एम और क्या इरादा है? मेरी फैमिली में मेरे वाले साहब हैं, वालदा हैं, और हम्म छोटी सिस्टर है। हम्म। एक और चीज है कि जितने भी यंगस्टर आपको देख रहे हैं इस वक्त, यूथ देख रही है, बहुत सारे बच्चे पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उनके पास कोई आइडियाज नहीं होते। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, जो गली में मोड़ों पे खड़े होते हैं, उनको क्या आज गाइडलाइन देंगे? मैं एज अ लॉयर तो उनको गाइडलाइन दूंगा कि आप लॉ का प्रोफेशन चूज करें, अगर आप एक आजादाना जिंदगी भी गुजारना चाहते हैं। हम्म ठीक है, तो क्योंकि लॉ की फील्ड आपको 2-3 तरफ ले जाती है। आप एज अ जज प्रैक्टिस कर सकते हैं, एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जॉब कर सकते हैं, आप अपना चैम्बर बना सकते हैं। हम्म ठीक है, तो अगर आप आजादाना जहन के मालिक हैं, तो आप अपना चैम्बर बनाएं। लेकिन अगर आप परफॉर्म करना चाहते हैं, कोई अच्छी जॉब, अच्छी ड्यूटी, तो आप हाँ एज अ जज, एज अ लीगल ऑफिसर, एज अ
प्रोसिक्यूटर भी पाकिस्तान में अपना नाम मनवा सकते हैं, आप एज अ क्रिश्चियनिटी को हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कहा जाता है कि अगर खुदा